अब स्केड्यूलिंग टाइमलाइन के ऊपर बहुत आसान है। हम सीपीयू यूटिलाइजेशन जरा निकालने की कोशिश करते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे फिर हमें वेटिंग टाइम थोड़ा सा कैलकुलेट करने में स्पेस चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन पहले हम करते हैं और थ्रूपुट हम पहले जो है वो यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आसान है लिखना, सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत आसान है। दैट इज 50 आउट ऑफ द फर्स्ट 50 टाइम यूनिट्स हमारा सीपीयू जो है वो 45 टाइम यूनिट्स के लिए जो है वो था, क्या नाम है, बिजी था, और 5 टाइम यूनिट्स के लिए वो फारिग था। तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज इक्वल टू 90%। सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी 90% आ गई। इसी तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे थ्रूपुट। थ्रूपुट जो है वो हमारे पास आसान है कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस सिस्टम से थ्रू हुए हैं and it took them 50 time units to go through the system. 5 divided by 50, that is equal to 0.1। ये हमारे पास थ्रूपुट आ गई। अब आते हैं हम लोग जरा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पे हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं जरा। टर्न अराउंड टाइम एवरेज। अच्छा, अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमारे पास आ जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन पहले इनिशियली जो है वो हमें इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसका अराइवल टाइम 15 है और वो सिस्टम से बाहर गया है एट टाइम t इक्वल टू 35। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम दैट इज इक्वल टू 35 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 20। फिर हमारे पास P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अराइवल टाइम 7 एंड रिटर्न टाइम 50। यानी कि 7 अराइवल टाइम उसका t इक्वल टू 7 था और टाइम t इक्वल टू 50 पे वो सिस्टम से बाहर गया है। तो दैट इज गोइंग टू बी 50 माइनस 7, 50 माइनस 7 इज इक्वल टू 43। इसी तरीके से हमारे पास P3 के लिए निकालते हैं। P3 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो है, it came into the system at time t is equal to 24 and it went out of the system at time t is equal to 29. So for 5 time units, for a total of 5 time units, it was in the system. So it will be 29 minus 24, that is equal to 5, right? फिर हमारे पास आता है P4। P4 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P4 will be equal to arrival departure time minus arrival time. P4's departure time was 20 and its arrival time was 5। तो हम जो है वो इसका 20 minus 5, that is equal to 15, right? So turnaround time of P4 will be 20 minus 5, that is equal to 15, right? फिर हम जो है वो इसको देख लेते हैं। P5 का हम देख लेते हैं। P5 का जो अराइवल डिपार्चर टाइम है that is 37 and its arrival time is 35। So it's going to be 37 minus 35,
37 minus 35, that is equal to 2. Right? This is going to be P5 turnaround time. So एवरेज निकालनी है अगर हमें turnaround time की, so that will be equal to adding all the turnaround times divided by the total number of processes. Total number of processes. तो हमारे पास total number of processes जो है वो 5 है, और सबका हम turnaround time अगर add करेंगे तो this will become 20 plus 43 plus 5 plus 15 plus 2, right? 20 plus 43 plus 5 plus 15 plus 2, right? अब ये हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज है। हमने देखा कि इसको हम जो है वो इसका जो टर्न अराउंड टाइम है that becomes equal to 20 plus 43 is equal to 63, and 63 plus 5 68, 68 plus 2 70, 70 plus 15 85, ठीक है ना? This is going to be 85 divided by 5, that is equal to 17. Average turnaround time comes out to be equal to 17. अब आते हैं जरा वेटिंग टाइम के ऊपर। अब थोड़ा सा हम जो है वो अपनी चीजों को ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं हम उनकी सिर्फ सीपीयू बर्स्ट की बात कर रहे हैं। एट द करंट मोमेंट हम आईओ बर्स्ट को इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि इन प्रोसेसेस में से किसी भी प्रोसेस के अंदर इनपुट या आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो हमें पता है कि जितना भी वेट ये कर रहे हैं ये रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं, या तो प्रोसेसिंग हो रही है इनकी या फिर ये रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं। ये वेटिंग क्यू में नहीं जा रहे, वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस नहीं जा रहा। तो हमें पता है कि अगर हम टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट ड्यूरेशन निकाल दें तो हम जो है वो आराम से उसका वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। T1 फॉर एग्जांपल हम कहेंगे टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम, दैट इज इक्वल टू, इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है, सॉरी वेटिंग टाइम नहीं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट ड्यूरेशन। Burst, let's write it down, duration that is equal to, हमारे पास कितना है P1 का टर्न अराउंड टाइम, P1 का टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 20 टाइम यूनिट्स है, और उसका बर्स्ट ड्यूरेशन जो है वो टोटल बर्स्ट ड्यूरेशन जो है वो 10 है, तो 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है? That is equal to turnaround time 20 minus burst duration is equal to 10, that is equal to 10, right? ये हमारे पास P1 का आ गया। अब हम आते हैं P2 के ऊपर। P2 का टर्नअराउंड टाइम क्या है? P2's turnaround time is 43 and its burst duration was 13, so it has waited 30 time units in the system. तो उसका कितना बन गया 43 minus 13, turnaround time minus burst duration, that is equal to 30. Similarly P3, turnaround time of P3 is equal to 5, turnaround time P3 का 5 था और उसका burst duration भी 5 था। It means that it waited into the system in the ready queue for the time 5 minus 5, that is equal to 0। इसका मतलब ये है कि P3 जैसे ही सिस्टम में आया था टाइम t 24 पे उसको फौरन CPU मिल गया था, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा था। सिमिलरली अगर हम आते हैं P4 के ऊपर, तो इसका टर्न अराउंड टाइम वाज 24, turnaround time was 15 and its arrival time was
5. So it, oh sorry, P4's turnaround time was 15 and its burst duration was also 15, right? So it means that P4 भी जब सिस्टम में आया था, पहला प्रोसेस था सिस्टम में और पूरा सिस्टम उसको मिल गया था शुरू में, उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा था. दोबारा से बोल देता हूँ, P4 went out of the system at time t is equal to 20 and its turnaround time was 15. We have to subtract the burst duration from turnaround time. इसकी burst turnaround time भी 15 था और इसकी burst duration भी 15 थी. इसका मतलब ये हुआ कि इसने पूरा टाइम प्रोसेसर पे गुजारा है, इसने कोई भी टाइम इसको वेट नहीं करना पड़ा. ठीक है, इसी तरीके से हम P5 का निकाल लेते हैं. P5 का क्या है? P5 का टर्न अराउंड टाइम 2 है और इसकी बर्स्ट ड्यूरेशन भी 2 है. इसका मतलब P5 को भी वेट नहीं करना पड़ा और ये फॉरन सिस्टम से बाहर चला गया. 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0. अब वेटिंग टाइम का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया है. हम जो है वो पांचों वेटिंग टाइम्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि जो 5 है, और सारे वेटिंग टाइम्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. 3 का वेटिंग टाइम तो 0 है. P3, P4, P5 का वेटिंग टाइम 0 है. P1 का वेटिंग टाइम 10 है. P2 का वेटिंग टाइम 30 है. तो ये टोटल बन जाता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 8. 8 जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम है. इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं. जब कभी भी बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज 0 आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर, इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि ये सही भी है या नहीं है. मिसाल के तौर पे हमारे पास P4 जो है, P2 जो है 43 - 13. P2 जो है वो उसका तो ठीक है 30 आ रहा है, लेकिन P3 जो है हमें चेक करना है. P3, P4 एंड P5 इनको जैसे ही सिस्टम में आए हैं इनको सीपीयू मिल गया है. तो P3 24 पे सिस्टम में आया और 24 पे से सीपीयू मिल गया और ये एग्जिट कर गया, ऐसे वेट ही नहीं करना पड़ा. ठीक है, P4 जो है वो सिस्टम में जैसे ही आया वैसे ही इसे सीपीयू मिल गया, ऐसे भी वेट नहीं करना पड़ा. इसी तरीके से P5 जो था वो जैसे ही सिस्टम में आया 35 पे उसे सीपीयू मिल गया. सो दिस इज करेक्ट. अब थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं. रिस्पॉन्स टाइम इस केस में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस जो पहला टाइम यूनिट जो उसने लिया है सिस्टम के ऊपर वो उसका रिस्पॉन्स टाइम है. तो हमने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रिस्पॉन्स टाइम इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेटिंग टाइम प्लस 1. लास्ट टाइम हमारा ऐसे ही हुआ था कि वेटिंग टाइम प्लस 1 हमने किया था तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ गया था. यानी कि वेट करता है ना, जब पहला उसको स्लॉट मिला सीपीयू के ऊपर, पहला टाइम स्लॉट मिला, उसने जो है वो रिस्पॉन्ड कर दिया. हमने अज्यूम किया था कि पहले टाइम स्लॉट में हमारा प्रोसेस रिस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, याद रखें हमने पहले ये बात की थी कि रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम is the difference of time between when a job is submitted to the system and when it gives the first response. ठीक है, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हर प्रोसेस जैसे ही प्रोसेसर पे आता है पहला रिस्पांस दे देता है. ठीक है, तो P1 के केस के अंदर आसान है. रिस्पांस टाइम जो है वो देखते हैं सेम होगा या डिफरेंट होगा. ठीक है, रिस्पांस टाइम जो है
वो वेटिंग टाइम +1 हमने रखा था, लेकिन इस केस के अंदर शायद ऐसा ना हो। इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स चेक। P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? P1 is a process that came into the system at time t is equal to 15. ठीक है, and it got the CPU at time t is equal to 20. तो हमारे पास इसने 5 टाइम यूनिट्स वेट किया फ्रॉम 15 अंटिल 20, और फिर पहले टाइम यूनिट के अंदर उसने रिस्पॉन्स दिया। इट मींस P1 का रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 6। कैसे हुआ? दोबारा रिपीट कर देता हूं। P1 सिस्टम के अंदर आया एट टाइम t is equal to 15, उसको CPU मिला एट टाइम t is equal to 20, which means for 5 time units it waited into the system। और उसके बाद एट टाइम t is equal to 21 पहला टाइम यूनिट गुजार के उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, पहले टाइम यूनिट में उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स टाइम आ गया 6। इज इट वेटिंग टाइम +1? नो। हमने शॉर्टेस्ट प्रीएम्प्टिव, हमने नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो थी उसके अंदर हमने सीधा सीधा क्या था कि वेटिंग टाइम में 1 ऐड कर दिया था, 1 ऐड कर दिया था, क्योंकि वो प्रीएम्प्टिव नहीं था, दैट वाज नॉन प्रीएम्प्टिव। यानी कि एक प्रोसेस को अगर सिस्टम मिल गया है तो अब वो मजीद वेट नहीं करेगा। बट इन दिस केस प्रोसेस P1 had to wait from time t is equal to 15 to 20, and then it had to wait again from time t is equal to 24 to 29। यानी कि यहाँ पे इसको जबरदस्ती प्रोसेसर से उतार दिया गया था P1 को, इसलिए कि उसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट नहीं था। इन दिस केस रिस्पॉन्स टाइम इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू वेटिंग टाइम +1। रिस्पॉन्स टाइम वो होगा कि जो पहला उसका वेट का ड्यूरेशन था उसके अंदर 1 ऐड करेंगे। तो पहला ड्यूरेशन वेट करने का वो फ्रॉम 15 to 20 था, उसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम पहला वाला आ गया। अब टर्न अराउंड नहीं हुआ 24 पे, टर्न अराउंड वो बाद में होगा, क्योंकि जाहिर बात है शेड्यूलिंग होनी है, एक एक करके उसकी बारी, बीच में अगर उसकी रिमेनिंग टाइम छोटा रह गया है तो उसको आगे जाके शेड्यूल होगा। तो फिर ये मसले मसाइल तो आएंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो इसलिए वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम को हम कभी भी वेटिंग टाइम के साथ मिला के ना देखें, हम उसको अपने कॉन्सेप्ट के साथ अलग से कैलकुलेट करें। इसी तरीके से अगर हमारे पास बाद में प्रोजेक्ट करते हुए या बाद में पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पढ़ते हुए, इसका अगला कोर्स पढ़ते हुए हमारे पास इस तरह की कोई सूरत आती है कि हम वेटिंग स्टेट इंट्रोड्यूस करते हैं, इनपुट या आउटपुट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी, फिर हमें देखना पड़ेगा, फिर उसके सिनारियो चेंज हो जाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग इस कोर्स की हद तक, फॉर द लिमिट ऑफ दिस कोर्स, आप इसको इसी तरीके से समझिए। आप बेसिक समझ लेंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, तो फिर हम इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बाद में ऐड करेंगे। अब देख लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम। P1 का तो निकाल लिया इक्वल टू 6, P2 का रिस्पॉन्स टाइम भी हम निकालते हैं। P2 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? P2 का रिस्पॉन्स टाइम है, P2 सिस्टम में आया एट टाइम t इज इक्वल टू 7, और टाइम t इज इक्वल टू 7 से लेके उसको सिस्टम मिला ही नहीं, उसको टाइम t इज इक्वल टू 37 पे सिस्टम मिला। तो 30 टाइम मिनट्स उसने वेट किया और एक पहले में उसने रिस्पॉन्स पैदा किया, तो 31 इसका रिस्पॉन्स टाइम आ गया।
अब P2 के केस में वेटिंग टाइम +1 आ रहा है, आपने P2 का वेटिंग टाइम 30 है, P2 का वेटिंग टाइम 30 है, 30 के अंदर 1 ऐड किया तो आपका वेटिंग टाइम आ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, P2 के केस में ऐसा हो रहा है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। P3 को देखते हैं। P3 का वेटिंग टाइम वो सिस्टम में आया है टाइम t=24 और उसका वेटिंग टाइम तो है ही नहीं, तो जो जैसे ही सिस्टम में आया वैसे ही उसने रिस्पॉन्स पैदा कर दिया। इसी तरीके से P4 का भी केस है, उसका भी वेटिंग टाइम 1 होगा, रिस्पॉन्स टाइम 1 होगा, क्योंकि जैसे ही वो सिस्टम में आया उसने एट टाइम एट अगले टाइम इंस्टेंट में उसको सीपीयू मिल गया। इसी तरीके से P5 जो है उसका टाइम इंस्टेंट जो है वो रिस्पॉन्स टाइम 1 होगा। तो अब ये इसका हम एवरेज निकाल लें तो हमारे पास आसानी है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 31 + 1 + 1 + 1 that is going to be equal to 40 divided by 5, 40 divided by 5 that is equal to 8। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी 8 आ गया, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। तो ये हमारा जो है वो दीज वर द कैलकुलेशंस फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट